ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। संगतिकरण आज के इस विशेष आयोजन में हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्रोत और डीएवी कॉलेज प्रबंधकर्त्री समिति के माननीय अध्यक्ष प्रधान श्रीमान पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी और डीएवी कॉलेज प्रबंधकर्त्री के समिति के माननीय उप प्रधान जी श्रीमान प्रबोध महाजन जी, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के माननीय मंत्री महोदय आदरणीय एस के शर्मा जी, प्रसिद्ध वैदिक विद्वान और हम सभी के बीच में अभी आपके बीच में कुछ समय पश्चात वे अपना उद्बोधन भी प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर वागीश आचार्य जी, और आर्य युवा समाज अखिल भारतीय आर्य युवा समाज के हमारे अनन्य साथी आदरणीय श्रीमान योगी सूरी जी, और महर्षि दयानंद का जहाँ जन्म हुआ उस जन्म स्थान के अध्यक्ष माननीय हमारे प्रधान जी हैं, मंत्री के रूप में दायित्व निभा रहे आदरणीय भाई अजय सहगल जी, उपस्थित महानुभाव सभी को सादर नमस्ते। आज के विशेष विषय के रूप में माननीय प्रधान जी का आदेश था कि आर्य समाज जो अपने आप में एक ऐसा संगठन है जिसको अलग अलग तरीकों से दुनिया ने देखा, जिसने जितना देखा उसने उतना समझा। जिसने भवन में जाकर के देखा यज्ञ हो रहा है उसने समझा आर्य समाज में यज्ञ होता है। जिसके स्वयं का या परिवार के विवाह का समय आया, किसी ने कहा कहाँ विवाह होना चाहिए, कहा सादगी से विवाह करना है, आर्य समाज में जाइए, यज्ञ हुआ, विवाह हुआ, बड़ा अच्छा लगा, उनको लगा आर्य समाज में विवाह होते हैं। किसी ने कुछ जाना, किसी ने कुछ जाना, लेकिन आज डीएवी कॉलेज प्रबंधकर्त्री समिति के इस विशेष आयोजन में महात्मा हंसराज दिवस के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर इस पवित्र प्रांगण में जो आयोजन हो रहा है, पाखंड खंडनी पताका महर्षि दयानंद ने जहाँ पर फहराई थी, लहराई थी, उस प्रांगण में बैठ कर के उस 150 वर्षीय आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा और चिंतन करें, ऐसा मेरा निवेदन है। वैसे जब भजनों का कार्यक्रम चल रहा हो और बच्चों का कार्यक्रम भी बीच में आना हो तो भाषण सुनना बड़ा सरल नहीं हुआ करता, और अध्यापकों के बीच में भाषण देना तो वैसे बड़ा कठिन हुआ करता है। प्रयास करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, कोशिश करूँगा आर्य समाज वास्तव में है क्या, आर्य समाज ने दुनिया को वास्तव में दिया क्या, उसके कुछ क्षण आपके साथ में साझा कर सकूं। कारण डीएवी कॉलेज, डीएवी संस्थान, डीएवी मूवमेंट, डीएवी आंदोलन, चाहे कुछ भी कह लें, ये अपने आप में एक इतना विराट आंदोलन है, और उसके अंदर जो अध्यापिकाएं और हमारी माननीय प्रधानाचार्य उनको चला रही हैं। जब उनके मस्तिष्क से निकल कर के वो बिंदु लाखों बच्चों तक पहुंचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए वो काउंट, वो संख्या आपके पास है जो देश में बड़े परिवर्तन लाने की व्यवस्था रखती है। अभी मैं देख रहा था उत्तराखंड जहां पर हम आज बैठे हैं, यहाँ की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1 करोड़ पूरे उत्तराखंड की। मैं विचार ये कर रहा था, आर्य समाज जिसका जन्म 1875 में महर्षि दयानंद ने बंबई में किया, उसकी ध्वज के तले डीएवी जैसे संस्थान जो आर्य समाज के उस विचारधारा को और आर्य समाज की महर्षि दयानंद की सोच को लाखों बच्चों में पहुंचा रहे हैं, उन बच्चों की संख्या एक समय में, यदि मैं दुनिया भर में चलने वाले विद्यालयों में पढ़ने वालों की संख्या गिन लूं तो लगभग 1 करोड़ बच्चों की संख्या है जो आर्य समाज के विद्यालयों में एक समय में पढ़ रही है। आप इससे अनुमान लगाइएगा आप कितने बड़े विराट वृक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, आप अनुमान लगाइएगा। तो इसलिए बंधुओं, और विशेषकर मैं आज अपनी बात कहना चाहूंगा जो विभिन्न डीएवी विद्यालयों से हमारे अध्यापिका बहनें यहां पर उपस्थित हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म टंकारा में हुआ, 200 वर्ष हो रहे हैं, ये 200वां वर्ष चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 200वें वर्ष का शुभारंभ किया और आप सबने उसको लाइव देखा, सुना, जाना। लेकिन 200 वर्ष पहले आखिर दयानंद ने वो किया क्या था, वो परिवर्तन दिया क्या था जिसके कारण से आज 200 वर्ष पश्चात भी वो ज्यों के त्यों आज भी प्रासंगिक दिखते हैं। उनका कहा गया एक एक वाक्य, उनके दिए गए एक एक परिवर्तन आज भी उतना ही प्रासंगिक दिखता है जितने शायद उस समय रहे होंगे। तो उनमें अपनी चर्चा में मैं कुछ हिस्सा ले चलूंगा इतिहास की तरफ, कुछ हिस्सा थोड़ा सा वर्तमान की तरफ,
क्योंकि इतिहास को जाने बिना वर्तमान को जोड़ना बड़ा कठिन है। आप में से जो बहनें यहां बैठी, जो अध्यापिकाएं हैं, वो मुझे लगता है कहीं हिस्ट्री से भी जुड़ी रही होंगी, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड किसी ना किसी का हिस्ट्री का विशेष होगा, किसी का ज़्यादा, किसी का कम। तो इसलिए जब भी मैं बात करूंगा, मेरी कोशिश ये होगी कि उसमें ऑथेंटिसिटी हो, कोई भी ऐसा तर्क ना हो, कोई भी ऐसा तथ्य ना हो जो आप यहां से जाकर के कहीं और खोजने की कोशिश करें और फिर लगे कि यहां तो कुछ कहा गया, कहीं और कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि आर्य समाज के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि रही, वो हो नहीं पाई। तो आइए बंधुओं, शुरू करेंगे। कोशिश करूंगा अपनी समय सीमा में रहते हुए कुछ बातें आपके साथ साझा कर सकूं। इतिहास में आर्य समाज और ऋषि ध्यान को अलग करके नहीं देखा जा सकता। जो ऋषि ध्यान की सोच थी वही आर्य समाज का कार्य में बदलती चली गई। किसी को स्वामी श्रद्धानंद ने बदला गुरुकुल परंपरा में, किसी को विद्यालयों की परंपरा में बदला महात्मा हंसराज ने, किसी को देश को आजाद कराने की परंपरा में बदला भगत सिंह ने, किसी को साहित्य की परंपरा में बदला मुंशी प्रेमचंद जैसे उनके शिष्यों ने। अगर मैं सारी ही इतिहास की बातों को रखूंगा तो लंबा समय लगेगा। कुछ बिंदु बताता हूं। बिंदु का क्रम एक ही होगा कि आज देश में अगर कुछ परिवर्तन हुआ है 200 वर्ष पहले से, तो उसके पीछे का अगर कोई अकेला कारण है तो वो कारण ऋषि दयानंद की सोच और उनके द्वारा बनाया गया आर्य समाज के द्वारा किए गए कार्य ही हैं। अब मैं इसी फोकस पे अपनी बात शुरू करता हूं। बंधुओं, 1857 का युद्ध हुआ। 1857 के युद्ध मेरठ की छावनी से आरंभ हुआ। अलग अलग राज्यों में वो युद्ध लड़ा जा रहा था। और जब युद्ध आरंभ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार देश में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के प्रति थोड़े थोड़े राज्यों का गुस्सा था, क्योंकि वो उनसे राज्य सत्ता लेना चाहते थे। जैसे रानी की झांसी की रानी से लेना चाहते थे, ऐसे अलग अलग वो चाहते थे सारे राज्य मेरे अंतर्गत आ जाएं। फेल हो गया। सन 57 का युद्ध समाप्त हो गया। जितनी भी एक उबाल था समाप्त हो गया और एक देश में बड़ा परिवर्तन आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जिसको हम कहते हैं, एक प्रशासनिक बड़ा परिवर्तन आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके भारत की राज्य सत्ता सीधी अंग्रेज महारानी के हाथ में चली गई। अंग्रेज महारानी ने देखा इतना बड़ा देश, हमारी कंपनी वहां पे शासन कर रही है और अगर इसको संभाला नहीं गया तो सारा देश हमारे हाथों से निकल जाएगा। लिहाजा उसने हमारे देश की सत्ता को उठा करके अपने हाथों में ले लिया और एक लंबा चार्टर हमारे देश की जनता के सामने रखा। मैं निवेदन करूंगा, बिंदुओं को सुनिएगा जरूर ध्यान से, ताकि आप उस तक पहुंच पाए। यहां से जाने के पश्चात में ले लिया और यह घोषणा की कि अब भारतीयों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ गलतियां की, अब आंदोलन समाप्त कीजिए, अब यह सारी सत्ता हमारे हाथ में आ चुकी है। अब हम भारतीयों का पालन पोषण माता पिता के समान करेंगे, जैसे माता पिता अपने बच्चों का करते हैं। जैसे मैं लंदन के लोगों का, लंदन के नागरिकों की माता के समान पालन पोषण करती हूं, वैसा ही भारतीयों के साथ भी किया जाएगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जो एक उबाल था भारतीयों में, वो एक एकदम से ठंडा हो गया। अब क्या चिंता करनी भाई साहब, अब छोड़िए ना, महारानी ने घोषणा कर दी है, अब हमारा भी पालन पोषण बच्चों की तरह से होगा। जैसे उनके लोग इतने आगे हैं, इतने अमीर हैं, सब सुविधाएं हैं, वैसे ही सुविधाएं हमारे देश में हमारे लिए भी होंगी। अब विशेष विरोध की आवश्यकता नहीं है। और उस समय वो विरोध समाप्त होने लगा। उस समय एक पंक्ति जो डीएवी के मंचों से भी कई बार आपके सामने आई होगी, ऋषि दयानंद उस समय इस सारे क्षेत्र में पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि जिन भारतीयों को हमने तैयार किया था इस सरकार का विरोध करने के लिए, आज वो महारानी घोषणा कर रही हैं कि किसी भी तरह से आप हमारे शासन को स्वीकार कीजिए। अगर ऐसा हो गया तो दोबारा से माहौल बनाना बड़ा कठिन होगा। और आगे भी सुनिएगा। आप इस बात को जानते हैं कि जब 1857 का युद्ध लड़ा जा रहा था, तो उस समय क्या एक हमारी सोच थी कि अगर 1857 का युद्ध सही ढंग से लड़ लिया गया, हम जीत गए, तो हमारा बादशाह कौन होगा? कोई बता सकेंगे हाथ खड़ा करके? कौन होगा हमारा बादशाह? हाँ जी, बहादुर शाह जफर। ये बात ठीक है जी, गलत है? इतिहास के प्रोफेसर भी यहां बैठे हैं।
उनकी एक सोच थी, हम जीत जाएंगे और हमारा राजा बहादुर शाह जफर होगा। यानी वहां पर केवल दो सोच काम कर रही थी। अगर 1857 का युद्ध जीत गए तो राजा होगा बहादुर शाह जफर, और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल गई तो रानी होगी विक्टोरिया। यानी उस समय हमारे को यह बताने वाला कोई नहीं था कि ये देश तुम्हारा है, तुम्हारा ही इस पर शासन होना चाहिए। बंधुओं, ये एक इतना बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है जिसको लंबे समय तक इतिहास की पुस्तकों से मिटाया गया, छुपाया गया। उस समय महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार प्रकाश में ये वाक्य लिखा था, जिस वाक्य को आपने अनेक बार पढ़ा। अब ध्यान से सुनिएगा। रानी कह रही है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण माता पिता के समान करूंगी। ऋषि दयानंद लिखते हैं, कोई कितना भी करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है। ये कहने वाले आधुनिक काल में अगर कोई महापुरुष हुए हैं, अगर कोई शब्द स्वदेशी नाम का लिखा गया है, इस वाक्य से पहले भारतीय जगत के किसी भी साहित्य में एक बार भी स्वदेशी शब्द का अंकन हुआ ही नहीं। यही वो वाक्य था जिसने भारतीयों को पुनः जगा करके खड़ा कर दिया। ना होगा बहादुर शाह, ना होगी महारानी, हमारी होगी अपनी सत्ता, अपना राजा, अपनी रानी। ये दयानंद का वो परिवर्तन काल था बंधुओं, जिसके कारण से भारतीयों के अंदर ये सोच पैदा हुई कि देश तुम्हारा है। उससे पहले हमें मालूम नहीं था कि कोई और शासन कर रहा है। हमें तुम रोटी दे दो, हमें तुम रोटी दे दो, हमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा था बंधुओं। ये ऋषि दयानंद का हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार था, कल्पना करके देखिएगा। थोड़ी सी शुरुआत भर की है। ऋषि दयानंद ने बारीकी से देखा ये देश है गुलाम क्यों? क्योंकि इसकी भाषा इससे छीन ली गई। मुगल आए, हमारी संस्कृत समाप्त करके उर्दू फारसी लाद दी। अंग्रेज आए, हमारी संस्कृत फारसी जो थोड़ी सी चलती थी, संस्कृत हिंदी, उसको समाप्त करके अंग्रेजी लाद दी। यानी इनकी भाषा समाप्त कर दो, ये गुलाम हो जाएंगे। हुआ भी यही। फिर ऋषि दयानंद ने क्या किया? केवल ये देखा क्योंकि इनकी भाषा के समाप्त होने से ही ये गुलाम हैं, इनकी भाषा को वापस लाकर इनके हाथ में थमा दो, ये दोबारा से अपना इतिहास पहचान जाएंगे कि ये देश तो तुम्हारा था। यही ऋषि दयानंद ने किया, यही आर्य समाज ने किया बंधुओं। ऋषि दयानंद सबसे पहले इसकी घोषणा की कि तुम्हारी भाषा वो संस्कृत है जिसके कारण से दुनिया भर के लोग विश्व गुरु भारत के पास पढ़ने के लिए आया करते थे। क्योंकि तुम्हारा वो ज्ञान समाप्त हो गया, इसलिए अब तुमसे कोई पढ़ने नहीं आता, तुम किसी और के द्वार पर जाकर के पढ़ने आते हो। उठो भारतीयों, फिर वापस लाओ संस्कृत को, फिर वापस लाओ वेद को। और उसी का परिणाम हुआ, हिंदी आई। हिंदी के कारण से जागृति आई, और जागृति आते आते देश के अंदर एक भावना पैदा होती चली गई कि ये देश हमारा है। और स्वदेशी के लिए जो जो कारण थे, जिनके कारण से हम गुलाम थे, वो एक एक कारण खत्म करने का श्रेय दयानंद को जाता है। उदाहरण सुन लीजिएगा। पहला कारण बताया, स्वदेश ये मेरा देश है, ये बताने वाला दयानंद था। मेरी भाषा हिंदी है, मेरी भाषा संस्कृत है, ये आधुनिक काल में बताने वाले दयानंद ही थे, दूसरा नहीं था बंधुओं कोई भी। तीसरी बात चलते हैं। जब थोड़ी सी जागृति आनी शुरू हुई, आर्य समाज की स्थापना हो गई, लाहौर में स्थापना हुई, वहीं स्थापना डीएवी की हुई। डीएवी कॉलेज आगे बढ़ने लगे, बच्चे उसमें पढ़ने लगे, ये समझने लगे ये देश हमारा है, हमारी बाउंड्री। बताने वाला कोई नहीं था। कभी इतिहास की पुस्तकें उठा करके देखिएगा, जयपुर वाला सोचता था ये भारत है, पटियाला वाला सोचता था ये भारत है, ग्वालियर वाला सोचता था यही भारत है। सब ने अपने छोटे छोटे साम्राज्य बना करके उसी को भारत की कल्पना देते थे। ऋषि दयानंद आधुनिक काल के, दोबारा बोलता हूं, पहले ऋषि थे जिन्होंने हमें बताया तुम्हारी सत्ता और अटक से लेकर के वो कटक तक, और नीचे धुर नीचे से लेकर के हिमालय की तलहटी तक था, वही उसका नाम आर्यवर्त था, जिसका शासन पूरी दुनिया पर था। मैं भाषण के लिए नहीं बोलता हूं बंधुओं, वो फैक्ट आपके सामने रखता हूं, आराम से कल्पना करके नहीं, थोड़ा सा पढ़ करके। गूगल आज के समय में हमारी बहुत सहायता करेगा इस चीज में कि मेरी बात में कहीं गलती तो नहीं है। यहां से लेकर के वहां तक, नीचे से लेकर के वहां तक, ये एक भारत था। इसकी कल्पना देने वाले आधुनिक काल में अकेले ऋषि थे, जिनका नाम ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती था। दूसरा कोई हमें बताने वाला नहीं था कि भारत आखिर था कौन। अब बंधुओं, जब स्वदेशी की बात चली कि सब कुछ हमारा होना चाहिए, ठीक है, हिंदी हमारी हो गई, वापिस आ गई। हमारे को शिक्षा से समाप्त कर दिया गया था और केवल एक छोटे से वर्ग को शिक्षा का पढ़ने का अधिकार दे दिया गया था। केवल ये वर्ग पढ़ेगा। कहां पढ़ेगा? या तो हमारे पास दो ही जगह रह गई थी पढ़ने की,
या तो मस्जिदों के अंदर चलने वाले मदरसे या ब्राह्मणों की पाठशालाएं, बाकी वर्ग नहीं पढ़ सकता। अगर ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ये ना लिखा होता, इस देश का एक एक बच्चा और विशेषकर नारी को पढ़ने के बिना ये देश कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। और उनके उन शब्दों को उठा करके महात्मा हंसराज जैसों ने अपना पूरा जीवन, पूरी संपत्ति स्वामी श्रद्धानंद जैसों ने ना दयानंद के कहने पर दे दी होती बंधुओं, तो हमारे देश के अंदर शिक्षा नाम की चीज आगे नहीं बढ़ती। विदेशियों ने हमारे शिक्षण संस्थानों को समाप्त किया था और दयानंद और आर्य समाज ने आकर के उन्हीं शिक्षण संस्थानों को, जिनके बल पर ये सारे देश में हमारा परचम लहराते थे, उसी गुरुकुल परंपरा को, चाहे गुरुकुल कांगड़ी का नाम ले और पूरे देश में चलने वाले हजारों गुरुकुलों का नाम ले, उसी गुरुकुल परंपरा को वापस ला करके रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता चर्चा हुई, भाषा भी हमारी हो गई, विद्यालय भी हमारे हो गए, अब यह देश के लिए हमारी आवाज भी आगे बुलंद होनी शुरू हो गई। भला पैसा हमारा अंग्रेज के बैंक में क्यों रखा जाए? बैंक भी हमारा होना चाहिए। बात तो ठीक है, बैंक भी हमारा होना चाहिए। हम में से बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि भारत में स्वदेशी पूंजी का पहला बैंक खोलने का श्रेय अगर किसी संस्था को जाता है बंधुओं, उस संस्था का नाम था आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज, दूसरी संस्था ने नहीं खोला। आर्य समाज लाहौर की अंतरंग सभा के प्रस्ताव के माध्यम से आर्य समाज लाहौर के अंदर पहला पंजाब नेशनल बैंक खोला गया और उनके पहले अकाउंट होल्डर के रूप में डीएवी के नेता लाला लाजपत राय जी का नाम लिख दिया गया। जैसे आज हम यहां कोई बड़ा काम करें, शुरुआत करें, तो किससे करेंगे? माननीय सूरी साहब बैठे हैं, हम कहेंगे भाई साहब आप ही इसमें सबसे पहले नंबर पे अपना नाम लिखवाइए। लाला लाजपत राय पहले अकाउंट होल्डर थे, पर पंजाब नेशनल बैंक की श्रृंखला को खोलने का अगर आज किसी को गौरव है, वो गौरव केवल और केवल बंधुओं आर्य समाज को है। महाराजा गायकवाड़ बड़ौदा के थे, लाहौर आए, देखा अरे इतना सुंदर बैंक, मेरा पैसा है, मैं भला अंग्रेज के बैंक में जाकर के क्यों रखूंगा? अरे पैसा मेरा, चाबी तेरी, नहीं चलेगा। उन्होंने दूसरे नंबर के बैंक की स्थापना की। अब आप आराम से बोल देंगे कौन सा बैंक था वो? बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो एक श्रृंखला चली, ये श्रृंखला अपने आप नहीं चली, ऋषि दयानंद का चिंतन बोल रहा था, उसको पढ़ने वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे, एक एक चिंतन को उठा करके अपनी दौड़ भाग कर रहे थे। और वो चिंतन कहां कहां तक जा रहा था, वो बंधुओं अद्भुत इतिहास है आर्य समाज का। अगर मेरे आज के छोटी सी इस प्रस्तुति से आपके मन के अंदर आर्य समाज के जीवंत इतिहास को पढ़ने की इच्छा पैदा हो जाए, मैं समझता हूं मेरा यहां पर आप सबके साथ बात करना सफल होगा। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलिएगा। देश की आजादी की लड़ाई शुरू हो गई। लोग ये कहते हैं स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया? आज भी हम अपने किसी बच्चे से पूछें बेटा स्वदेशी आंदोलन को किसने शुरू किया, गर्व से एकदम से खड़ा होकर के कहता है मुझे मालूम है। बोलाओ बताओ बेटा, महात्मा गांधी ने। देखिए महात्मा गांधी हमारे देश के एक बहुत महान लीडर थे, लेकिन इतिहास के आगे सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। ये आप सबकी जानकारी में होना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय सर्वप्रथम तो महर्षि दयानंद को है, लेकिन उस आंदोलन को सबसे पहले जिसने जीवंत गति दी, आर्य समाज लाहौर ने 1879 14 अगस्त ट्रिब्यून के अंदर पूरा समाचार छपा। समाचार पढ़िएगा। आज आर्य समाज लाहौर के अंदर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी और उसमें संकल्प दिलवाया जाएगा कि आप भारत के अंदर बना हुआ वस्त्र इस्तेमाल करें। किस समय? 1879। महात्मा गांधी जी का इस देश के अंदर कब आगमन होता है वो इतिहास अपने आप आपको बता देगा। 40 साल पहले आर्य समाज अपने मंच से इस बात को कह रहा है। एक लंबी फेहरिस्त है बंधुओं, बताने के लिए एक अनलिमिटेड समय नहीं हुआ करता, कभी भी सूत्र में बात रखी जा सकती है। उसके बाद जो जो काम हुए स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, वो अपने आप में देश का अपने आप ऐसा इतिहास है जिसको जानने की कम से कम हमारे इस वर्ग को, जो लाखों बच्चों को अपने विचार से लाभान्वित कर रहा है, उनकी जानकारी होनी चाहिए। देश के अंदर एक रूपता की बड़ी जरूरत थी और हमारे को एक आत्मविश्वास जगाने की बेहद आवश्यकता थी। कोई कुछ कह के अभिवादन करता था, कोई कुछ कह के अभिवादन करता था। हमारे यहाँ पर एक रूपता का ऐसा अभाव था जिसको अभाव को दूर करने का संदेश तो दिया ऋषि दयानंद ने। अब प्रधान जी जब आते हैं कहते हैं सभी को नमस्ते जी। क्या कहते हैं जी? आप भी करते हैं सभी को सादर नमस्ते जी। सोचा कभी आपने इस नमस्ते को आधुनिक जगत में स्थापित करने का श्रेय किसको है?
बंधुओं, प्रसन्नता होनी चाहिए आपको। आज के समय में यदि नमस्ते दुनिया का हर व्यक्ति भारतीयता की पहचान रखता है तो वो नमस्ते देने का श्रेय केवल और केवल आधुनिक जगत में ऋषि दयानंद और आर्य समाज को ही है। इसी ने ही शब्द को जन्म दिया जो शब्द आज दुनिया के अंदर भारत की पहचान बन गया। अपने आप में एक ऐसी पहचान, कोरोना ने उसकी पहचान को जरूरत के रूप में बता दिया कि केवल ये पहचान नहीं है, ये अब मनुष्यता की जरूरत है। करके देखिए, अलग अलग वीडियो इस संबंध में चल रहे हैं। इसलिए बंधुओं, आर्य समाज एक वो संस्था थी, हर परिवर्तन को जिसने टच किया, जो उस समय की जरूरत थी। महिला शिक्षा, आज सुबह में एक पुस्तक पढ़ रहा था, एक घटना जरूर बताऊंगा क्योंकि अधिक संख्या महिलाएं यहां बैठी हैं। लाला देवराज जी के सामने प्रश्न आया, महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि डीएवी कॉलेज जो शुरू में खुला था वो बच्चों के लिए खुला। उसके बाद तो अनेक श्रृंखलाएं चली। लाला देवराज जी के मन में बात आई जालंधर में खुलना चाहिए। खोले कौन? पत्थर कौन खाए? गाली कौन खाए? बहिष्कार कौन सहे? लाला देवराज जी ने हिम्मत करके खोला। और पता, सुबह निकलते थे, गली 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 खटखटाते थे, अपनी बेटी को पढ़ाओगे क्या? लाला जी पढ़ाना तो चाहते हैं, समाज नहीं मानता, भेजो ना। चलो कोशिश करके भेजी, 2 दिन आई बेटी, समाज के लोग इकट्ठा हुए, गाली गलौज करके बेटी को उठा करके वापस ले गए। हमारी बेटियों को खराब करना चाहते हो? ऐसी परिस्थिति में लाला देवराज ने आज देश का सबसे बड़ा जो नाम है कन्या महाविद्यालय जालंधर की स्थापना उस परिस्थिति में की जब वो दिन में भरी दोपहरी में एक घर घुमा करते थे, अपनी बेटी को भेजो, अपनी बेटी को भेजो। लेकिन आज उस तप को हमने भुला दिया। कहीं ना कहीं पीढ़ियां हमारे इतिहास को भुलाने का काम करेंगी। एक एक व्यक्ति का इतिहास अपने आप में आर्य समाज का ऐसा देदीप्यमान इतिहास है बंधुओं। पढ़ता जाऊं, सुनाता जाऊं, चलता जाऊं, चलता जाऊं। भगत सिंह का नाम आप में से ऐसा संभव ही नहीं हो सकता किसी ने ना सुना हो। कभी विचार किया भगत सिंह के अंदर यह ज्योति जली कैसे? उसको जलाने वाला था कौन कि कुर्बान हो जाओ? आज भी संभव नहीं है, बड़ा कठिन काम है। लेकिन भगत सिंह अकेले नहीं, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल, चाहे लाला लाजपत राय, चाहे स्वामी श्रद्धानंद, चाहे शहीद सुखदेव, एक लंबी श्रृंखला बलिदानियों की अपने आप पैदा नहीं हुई। आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं विनय जी भगत सिंह तो कम्युनिस्ट हो गए थे, आपकी जानकारी में भी कोई ना कोई बात आ जाती होगी। लेकिन आज जान लीजिएगा कि आर्य समाज का वो एक हमारा नौजवान साथी भगत सिंह बना कैसे? पूज्य दादाजी का दर्शन आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद से हुआ। पहली बार सरदार अर्जुन सिंह, सिख परिवार में पैदा होने वाले सरदार अर्जुन सिंह से हुआ। सरदार अर्जुन सिंह मोहित हो गए दयानंद पर, अपना लिया आर्य समाज को पूरी तौर पर, और भगत सिंह को अपने कंधे पे बैठा कर के ये जो पवित्र कराते हुए संकल्प कराते हैं। संकल्प सुनिएगा कि मैं तुम दोनों को, एक भगत सिंह एक तरफ जगत सिंह, दोनों भाई थे, कहते हैं मैं तुम दोनों को भारत पर वारी करता हूं, वक्फ करता हूं। शादी के लिए बुलाया गया भगत सिंह को, बेटा लड़की देखने आ जाओ। भगत सिंह पत्र लिखते हैं, मेरे कहने पे मत मानिएगा। भगत सिंह पत्र लिखते हैं, माताजी आप शादी के लिए बुला रही हैं मुझे, क्या आप भूल गई जब मेरे दादाजी ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया था तब मेरे को यज्ञ के समय मुझे देश पर वक्फ कर दिया था। अब तो वो ही मेरी माँ है, वो ही मेरी पत्नी है, और मेरा अब दुनिया में इसके अलावा और कोई धर्म है ही नहीं। ये मैं नहीं लिख रहा हूं बंधुओं, भगत सिंह अपनी कलम से लिखते हैं जब मेरा यज्ञोपवीत करवाया गया। तो इसलिए बंधुओं समय की सीमा है, इसलिए मैं अधिक नहीं जाऊंगा, लेकिन आप तक ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूं। चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, चाहे देश की स्वदेशी की लड़ाई हो, चाहे स्वभाषा की लड़ाई हो, चाहे शिक्षा की क्रांति हो, एक और क्रांति की तरफ कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा। आपने आर्यनगर नाम जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं आर्यनगर आर्यनगर आर्यनगर। हमारे दुर्भाग्य से हमने एक बहुत बड़े वर्ग को अपने से अलग रखा, दलित कह के रखा, छुआछूत के कारण से रखा। आर्य समाज ने उसके लिए आंदोलन चलाया कि ये अलग क्यों, ये तो हमारे भाई हैं, कोई और क्यों लेकर के जाएगा इनके अपने पास। लेकिन मन बदलना बड़ा कठिन था, तो साधन दिया। और आपको जानकारी हो के प्रसन्नता होगी कि देश की सबसे पहली रीसेटलमेंट कॉलोनी, यानी उन सब वर्ग को बुला करके बैठा करके उनके लिए जमीन खरीद करके उस पे 100-100 गज के प्लॉट बना करके निशुल्क उनको देना। उनको मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, उसके बीच में मंदिर बना कर देना। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई अपने स्कूल में अपने बच्चों के साथ बैठाने को तैयार नहीं था। उन दलित बेटियों को अलग से पढ़ाने के लिए अलग से विद्यालय खोल कर
करके इस पूरी कॉलोनी को बनाना और उसका नाम आर्य नगर रखना कि तुम तो श्रेष्ठ हो, तुम हमारे भाई हो, और अपने नाम के आगे आर्य लगाने की परंपरा शुरुआत करना, इस ऊंच नीच को, खाई को समाप्त करने के लिए कितना बड़ा कदम थी। ऊंची जाति वाला भी अपने नाम के आगे आर्य लिख रहा है, और जिसको हम गलती से छोटी जाति कह रहे थे वो भी अपने नाम के आगे आर्य लिख रहा है। दोनों को सामंजस्य बना करके जो देश की लड़ाई लड़ी गई, बंधुओं कल्पना करके देखना, अगर ये देश उस समय जातियों में बटा रहता, जो लड़ाई अंग्रेजों के साथ लड़ी जा रही थी इतनी सरल नहीं थी। आज आप में से कोई भी आर्य समाज के किसी भी नेता की जाति बताने में संभव नहीं होगा। भगत सिंह की जाति अब पता लग जाए अलग बात है, महात्मा हंसराज की नहीं बता सकते, पंडित गुरुदत्त की नहीं बता सकते, लाला लाजपत राय की नहीं बता सकते, महात्मा मुंशीराम की नहीं बता सकते, कभी रखा ही नहीं परंपरा। ये इस जातिवाद की गहरी खाई को पाटने का काम भी बंधुओं किया तो वो किया आर्य समाज ने। लेकिन इसके आगे थोड़ा सा आप वर्तमान में चलिएगा, इतिहास लंबा है, समय लगेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए 150 साल जिस आर्य समाज को होने जा रहे हैं, इसका क्रम कितनी तेजी से दुनिया में फैला, जबरदस्त तेजी से फैला। 1875 में स्थापना हुई आर्य समाज की बंबई में, और 1910 तक ये देश दुनिया के सारे महाद्वीपों में फैल चुका था। अमेरिका से लेकर के, कनाडा से लेकर के, ट्रिनिडाड, सूरीनाम, गयाना, दक्षिण अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में जाकर के, और केन्या, युगांडा, और उसके बाद में मॉरिशस और यूरोप के देशों में, और उसके बाद में फिजी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, थाईलैंड के अंदर, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो आर्य समाज का जन्म हुआ ही था। इन सारे महाद्वीपों में उस समय तक फैल चुका था जिस समय आने जाने के हमारे पास साधन भी नहीं थे। हमारे महापुरुषों ने कितना तप किया इस ऐसी विचारधारा को दुनिया में फैलाने के लिए, जिस विचारधारा ने दुनिया को एक नई रोशनी देनी थी, जिस विचारधारा ने दुनिया को एक नया मार्ग दिखलाना था, जिस विचारधारा ने दुनिया को एक नया रास्ता देना था, उस विचारधारा की संस्थाओं की स्थापना होने का क्रम आरंभ हुआ। हमारी सरकार विरोधी थी, धन नहीं देता था कोई। डीएवी कॉलेज के लिए धन किसी सरकार ने नहीं दिया, हमने अपनी जेबों से धन दिया। बंधुओं विचार करके देखिएगा, डीएवी के इतने बड़े बड़े भवन बने, एक एक पैसा मांग मांग करके बने, अपने घर से दे दे करके बने, लोगों ने अपनी पूरी संपत्तियों को दान दिया। आज अगर दुनिया भर में संस्थाओं की गिनती करें, आप एक संस्था में बैठे हैं, इसका नाम है वैदिक मोहन आश्रम, और एक संस्था साथ में है जिसका नाम है बीएमडीएवी स्कूल। ये दो संस्थाएं हो गई। अगर ऐसी ऐसी संस्थाओं की गिनती करें तो पूरी दुनिया के अंदर इस समय आर्य समाज के वृक्ष के नीचे 10,000 पत्तों की इतनी बड़ी श्रृंखला है। आप कल्पना करके देखिएगा कितना विशाल संगठन आर्य समाज का है। आप हैरान होंगे, अनाथालयों की स्थापना का जब क्रम आया, क्यों करनी पड़ी आर्य समाज को अनाथालयों की स्थापना? हमारे उन अनाथ बच्चों को जो किसी कारण से हो जाया करते थे, भूकंप आ गया, अनाथ हो गए, तो भारत में एक शब्द था जिसका नाम था फादर। आप समझ सकते हैं, समझ गए जी? उस फादर को नेचुरल फादर माना जाता था अंग्रेज के कानून में, कि जो अनाथ हो गया वहां भेज दो, वो पालेंगे। क्यों? अरे बालक हमारा, बच्चा हमारा, वो भला क्यों पालेंगे? लाला लाजपत राय वकील थे, लड़ाई लड़ी, भाई बच्चा हमारा पालेगा वो क्यों? बोले जी कानून ही ऐसा है। बोले कानून ऐसा क्यों है? बोले अंग्रेज सरकार का यही कानून है कि वो अनाथ हो जाए ना, हमारा अनाथालय होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा, माननीय प्रधान जी, कि भाई आपका अनाथालय है कहाँ, बोलो बच्चों को भेज दें। लाला लाजपत राय ने कोर्ट में खड़े होकर के कहा, मैं आज अपनी कोठी अनाथालय को दान देता हूं, आज ही खुल गया, लाओ अपने बच्चों को यहां भर्ती करो। हिसार का जो अनाथालय खुला, उनकी कोठी दान देने से खुला। पंजाब नेशनल बैंक की तो आपको मैंने बात बता दी। एक और भी चीज है जिसमें आप सबकी इन्वॉल्वमेंट है, और उसका नाम है LIC। है कि नहीं? सबकी LIC है जी? नहीं, सबने एक ना एक पॉलिसी जरूर ली होगी, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी आ जाए, पर LIC की पॉलिसी जरूर लेते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि LIC नाम की जो कंपनी खुली, वो भी खोलने का श्रेय आर्य समाजी को ही था। उसका नाम था लाला लाजपत राय, और उस कंपनी का नाम था लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, जो कराची के अंदर खोली गई, उसका नाम भी LIC था। जब सारी कंपनी मर्ज हुई भारत के अंदर आकर के, तो उसकी कंपनी का एक रुतबा इतना बड़ा था कि वो LIC उसका
यही सेम का सेम रख दिया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बदल करके। बंधुओं, अब समय की सीमा समाप्त है, मैं अधिक नहीं जाऊंगा, बस आपसे एक अनुरोध करता हूं। दुनिया भर में इस समय 10,000 आर्य समाज की संस्थाएं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय आर्य समाज का है। आप जानकर के प्रसन्न होंगे कि वो भारत में नहीं है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आर्य समाज का अनाथालय आर्य बेनेवोलेंट होम, जिसके अंदर इस समय 2,500 से ज्यादा बच्चों का निःशुल्क पालन पोषण होता है। 2,500 बच्चों का केवल एक अनाथालय में, बोलता हूं डरबन जाइएगा कभी। और भारत के जितने अनाथालय, चाहे डीएवी का फिरोजपुर से लेकर के आप पूरे भारत की श्रृंखला में चला जाएं, अनेक अनाथालय, अनेक महिलाओं के आश्रम, अनेक वृद्ध आश्रम, अनेक जो विकलांगों के लिए बने हुए आश्रम, और ना जाने कितनी परोपकार की संस्थाओं का निर्माण आर्य समाज ने किया बिना किसी के एक एक पैसे को लेकर के। एक उदाहरण देता हूं आर्य समाज के जीवन के उस तब का। एक व्यक्ति थे आर्य समाज जालंधर के, वो कहते थे मैं जाता हूं और ये बारात में पैसे डालते हैं लोग, जब विदा होती है बारात या घोड़ी चढ़ता है दूल्हा, तो कहते हैं ये सारे बराती शराब भी पैसे उठा लेते हैं और दिन में शराब पी जाते हैं। तो वो घर से निकलते थे, जहां बारात होती थी वहां पे 2-2 पैसे जो लोग गिरते थे उनको इकट्ठे करते थे और आर्य समाज में जाकर के डीएवी स्कूलों का निर्माण कार्य, अनाथालयों के निर्माण चल रहे थे, जमा कराते थे। आज मैंने फलाने की बारात में जाकर के 2 रुपये 3 पैसे इकट्ठे किए हैं, इसकी रसीद काट दीजिए, और जाकर के उस बाराती के घर दे करके आते, देख दे तूने नीचे सड़क पे पैसे फेंके थे, मैंने उठा करके डीएवी के लिए जमा करा दिए। कल्पना करके देखना आर्य समाज के उस पीढ़ी के त्याग की, सोच करके देखना, क्या आज ऐसा हम सोच सकते हैं बंधुओं? लेकिन 200वीं जयंती का समय आ गया, एक नया समय हमारे लिए आया। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ दिया हमें, जिसके कारण से आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया में 10,000 संस्थाएं बन गई, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है दुनिया के लिए। इन सभी के निरंतर विस्तार की आवश्यकता है। चाहे डीएवी स्कूल हो, लगातार विस्तार चाहिए, चाहे अनाथालय हो, आज उनकी और भी जरूरत है, और वृद्धाश्रम की जरूरतें लगातार तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि हमारे परिवारों में सिंगल चाइल्ड फैमिली का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये सबसे बड़ी समस्या देश के साथ होने वाली है, अकेलापन। ये सुन के जाइएगा इस बात को, ये आज के समय की चेतावनी है। उस समय की चेतावनी ऋषि दयानंद ने हमें दी थी, हमने उसकी कॉल लेकर के आगे बढ़ाया था। इस चेतावनी को समझ के जाइएगा। देश का समाज हमारा गलत दिशा की तरफ बढ़ रहा है। चाहे दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला जो धारा 3 केस जो चल रहा है 377 को लेकर के, चाहे लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर के, ये हमारे समाज को गलत दिशा की तरफ ले जाने की जो किसी भी कारण से कोशिशें कोई भी ताकत कर रही है, हमें और आपको जागरूक रह करके अपने नीचे आने वाले बच्चों को, पीढ़ी को जागरूक करना होगा, ताकि कभी दोबारा किसी को भगत सिंह बनने की जरूरत ना पड़े। उस देश को तो वो आजाद करा करके चले गए, ना जाने कितनी कुर्बानियां दी, गिनती करेंगे तो वो संख्या पूरी नहीं हो पाएगी किसी के पृष्ठ पर भी। मैंने भी लिखने शुरू करे, देखूं कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, पूरी नहीं हो पाई बंधुओं। लेकिन ये देश कहीं दोबारा से गुलामी की ओर ना जा रहा हो, इसकी चिंता अब हमें और आपको करनी चाहिए। आज आर्य समाज का एक बहुत विराट वृक्ष है। मॉरिशस में जाइए 450 आर्य समाजें हैं। फिजी में जाइए, हमारी यूनिवर्सिटी है फिजी के अंदर, जैसे डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर में, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में, फिजी के अंदर फिजी यूनिवर्सिटी रणभाई आर्य प्रतिनिधि सभा फिजी है। मॉरिशस में जाइए, स्कूल है, विकलांगों के कॉलेज हैं, विकलांगों के आश्रम है, अनेक संस्थाएं अमेरिका में भी बढ़ रही, हर जगह बढ़ रही हैं। लेकिन जिस कदर दुनिया की आबादी बढ़ रही है, आपको जानकारी होगी, कल का दिन एक चीज के लिए याद रखा जाएगा, शायद 19 अप्रैल थी, कल 19 अप्रैल थी 20, कल का दिन इसके लिए याद रखा जाएगा कि अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश हो गया है। यानी जिम्मेदारी बढ़ गई है आपके ऊपर, उस पूरी आबादी को कैटर करने की, उस पूरी आबादी को विचार देने की। और डीएवी का जो यज्ञ है, ये वास्तव में विचार यज्ञ है। विचार दे देंगे। भगत सिंह को दिया किसने था विचार? डीएवी ने, नेशनल कॉलेज ने, आर्य समाज के विद्यालय ने। भाई परमानंद को विचार ही तो दिया था आर्य समाज ने, और क्या दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल को विचारी तो दिया था आर्य समाज ने, और क्या दिया था? एक और मुस्लिम हमारे भाई अशफाक उल्लाह खान देश की आजादी पर लड़ रहे हैं, पर दीप कौन जला रहा है? आर्य समाज। सिख परिवार में पैदा हुआ भगत सिंह, उधम सिंह
करतार सिंह सराभा देश की आजादी के लिए लड़ रहा है, इतिहास साक्षी है। दीप जलाने का काम आर्य समाज की भट्टी से हो रहा है। और एक नाम कहकर के आज अपनी बात को समाप्त करूंगा। हिमाचल से भी कुछ साथी आए होंगे, सत्यानंद स्टोक्स, नाम आपने सुना है कि नहीं सुना, मैं जानता नहीं हूं। क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, अमेरिका से भारत में आए पादरी स्टोक्स केवल एक इच्छा से आए, मैं देश को बाइबल का संगीत सुनाऊंगा। लेकिन भारत में आने के पश्चात आजादी के दीवाने बन गए, छोड़ दिया सब कुछ, बदल दिया सब कुछ, बदल गया सब कुछ, और नाम रख लिया सत्यानंद। सैमुअल स्टोक्स नाम था। और सैमुअल स्टोक्स कौन था, थोड़ा सा पढ़िए अगर रात को समय, आनंद आएगा। सैमुअल स्टोक्स जो अमेरिका से भारत में आए थे, भारत को क्रिश्चियन बनाने की इच्छा से आए थे, दूसरा को उद्देश्य लेकर के नहीं आए थे, जीवन छोड़ करके आए थे। हिमाचल को जाकर के कहते थे मैं चाहता हूं हिमाचल की हर पहाड़ी पे मैं वो लगा देख सकूं जिसको मैं कल्पना करके अमेरिका से चल कर के आया हूं। आर्य समाज की भट्टी की ज्योति मिल गई, बदल गया जीवन। और नाम रख करके सत्यानंद स्टोक्स, क्यों, सत्यार प्रकाश पढ़ करके सत्यानंद बने थे। सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया, बच्चों के नाम बदल लिए, अपने घर में यज्ञशाला बना ली और एक ही ध्येय बना लिया, देश को आज़ाद कराना। यानी वो क्रिश्चियन भी अगर देश की आज़ादी के लिए अपना समय दे रहा था, शक्ति दे रहा था, ऊर्जा दे रहा था, तो अग्नि केवल आर्य समाज की भट्टी से मिल रही थी। बंधुओं, ये एक बहुत बड़ी क्रांति का दीपक था आर्य समाज। फिर जानने की और कोशिश करेंगे, समय मिलेगा फिर कभी ये प्रयास करेंगे। आपसे केवल इतना निवेदन करता हूँ, आर्य समाज के बहुत थोड़े से अंश में बता पाया हूँ। जबरदस्त है आर्य समाज, गजब का काम दिया आर्य समाज ने, गजब के लोग दिए आर्य समाज ने। उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आपके जानने की कोशिश का मतलब करोड़ों परिवारों तक इन बातों का पहुंचाना। इन्हीं शब्दों के साथ में बंधुओं, आज महात्मा हंसराज दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। इतने सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आपके साथ अपने कुछ विचारों को, मेरा कुछ विचार नहीं है, ये तो इतिहास है, बनाया उन्होंने, मैंने केवल शब्दों में पिरो करके आपके सामने रखा। मैंने बलिदान नहीं दिया, बलिदान भगत सिंह ने दिया, लेकिन मैं केवल उन बातों को आपके सामने रख करके अपने आप को गौरवशाली मान रहा हूं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में कि डीएवी के माध्यम से माननीय प्रधान जी की जो एक सोच है कि इस देश में परिवर्तन विचारों से आने वाला है, विचार आपके माध्यम से जाने वाले हैं और आप उनको विचारों को लेने की कोशिश करते रहिएगा। निश्चित रूप से कहता हूँ, महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस का जो आयोजन माननीय प्रधान जी डॉक्टर पूनम सूरी जी के नेतृत्व और कुशलता से आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी से ज्योति दी थी, ज्ञान ज्योति, वो ज्ञान ज्योति करोड़ों लोगों तक जानी है और एक बहुत बड़ी योजना आपका इंतजार कर रही है। उस योजना में अपने आप को सम्मिलित करके इन 200वीं जयंती पे, 100वीं जयंती पर हम नहीं थे, शायद 300वीं पर नहीं होंगे, लेकिन दयानंद की 200वीं जयंती जो लगातार आपको दिख रही है हर जगह पर, उसमें अपने आप को आहूत करने का इच्छा, श्रम इस धरती पर लेकर के जाइएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं डीएवी वो संस्था बनेगी, आने वाले समय का इतिहास कहेगा आज का जो भारत है इसको बनाने का काम डीएवी और आर्य समाज ने किया। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति, ओम शम, धन्यवाद।